तो चलिए स्वागत है आप सभी का सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशंस जो आपके मॉड्यूल में लास्ट चैप्टर में दिए हैं, प्लस मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग के 2 क्वेश्चंस। तो कुल मिला के हम ये 8 क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, पेन पेपर दिमाग ये यंत्र लेके, कैलसी लेके बैठना, दिमाग खोल के रखना, और यू हैव टू बी अ कैलकुलेटर वॉरियर टुडे। धाड़ 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 क्वेश्चन सॉल्व करने। हमारा टारगेट है कि ये 8 क्वेश्चन हम 30 to 45 मिनट्स में ही सॉल्व कर ले, ताकि आपको भी पता चले कि एग्जाम से पहले आपको कितनी स्पीड में और कितनी क्लैरिटी से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आ जाइए, लेट्स जंप टू मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का ये एग्जाम्पल दिया गया है, इट इज़ नॉट एन इलस्ट्रेशन। तो भूल से भी आपका स्किप ना हो जाए, इसलिए मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग मतलब डी रिकग्निशन, ये मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग की बात कर रहा है। On 1st January 2010, XYZ Limited issues 10-year bonds for ₹10 lakh, bearing interest at 10%, payable annually at 31st December each year. ठीक है, bonds are redeemable on 31st December 2009 at 10 lakh. 10 साल के bonds है, no cost or fees are incurred, मतलब EIR is equal to coupon rate। देखो, कहीं पे अगर बोला नहीं है, अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग नहीं रही है, तो ई आई आर इज इक्वल टू कूपन रेट, ही है, दिमाग में फिट होना चाहिए। बिकॉज ई आई आर का मेन रीजन क्या होता है, ई आई आर और कूपन रेट जो डिफरेंस होते हैं उसके रीजन क्या होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अनलेस ऑफ मार्केट टर्म्स पे आपका इंस्ट्रूमेंट इश्यू हुआ है, वो इसमें कुछ है नहीं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज देयरफॉर 10%, बोल दिया अच्छे बच्चे। ऑन जैन 2000X5, दैट इज आफ्टर 5 ईयर्स। सी, ये जो ब्रैकेट है ना, ये एग्जाम में नहीं देंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1st Jan 2015 बोला है, मतलब 5 साल बीत चुके हैं। XYZ Limited and bond holders agree to a modification in accordance with which term is extended up to 31st December Y1। सी, X9 to Y1 मतलब 2 साल और बढ़ा दी, ठीक है। एग्जाम में ये XY का चक्कर नहीं होगा, आपको अच्छे से देते हैं ये लोग। इंटरेस्ट पेमेंट आर रिड्यूस टू 5% पर एनम, मतलब 50,000। सर कैसे, 10% दे रहे थे तो 10 लाख का 10% क्या होता है, 1 लाख, 5% क्या होता है, 50,000। बॉन्ड्स आर रिडीमेबल एट 31st December Y1 एट 15 लाख। सी, 10 लाख का जो रिडेम्पशन अमाउंट था उस सीधा 15 लाख कर दिया, और जो 1 लाख का कूपन था उसको 50,000 कर दिया। एंड लीगल फीस एंड अदर एक्सपेंसेस 1 लाख आर इनकर्ड। XYZ Limited determines that market interest rate as on 1st Jan 2005 on borrowings of similar terms is 11%। कैलकुलेशन ऑफ मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग कैसे करना है, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन का फंडा सुन लो ध्यान से, बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर मॉडिफिकेशन सब्सटैंशियल है तो डी रिकग्निशन अकाउंटिंग, नहीं तो EIR रीस्टेट कर दो वापस से, इतना ही है। अगर मॉडिफिकेशन सब्सटैंशियल है तो डी रिकग्निशन अकाउंटिंग, या फिर EIR को रीस्टेट कर दो, मतलब प्रोस्पेक्टिवली EIR को चेंज करके अकाउंटिंग आगे करो। सर, व्हाट इज कॉल्ड अ सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन? जिसका इम्पैक्ट 10% से ज़्यादा हो, वापस से, जिसका इम्पैक्ट 10% से ज़्यादा हो। इम्पैक्ट मतलब जो आज की कैरिंग वैल्यू है और जो रिवाइज्ड कैश फ्लोज के हिसाब से कैरिंग वैल्यू निकालूंगा, उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का इम्पैक्ट 10% से ज़्यादा है, तो इट इज कॉल्ड अ सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। कैरिंग वैल्यू तो मैं इनिशियल रिकग्निशन के हिसाब से इंटरेस्ट को लोड करके, रीपेमेंट करके कैरिंग वैल्यू तो निकाल लूंगा, वो मेरे अमोर्टाइजेशन टेबल से आ जाएगी। लेकिन रिवाइज कैश फ्लोज कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से। 50,000 ये मेरा रिवाइज कैश फ्लो है, और 15 लाख ये मेरा रिवाइज कैश फ्लो है। लेकिन रेट कौन सा लेंगे, 11% लेंगे या 10% लेंगे? सोचो, ध्यान से सुनना। अगर मैंने 11% ले लिया और 11% से मैंने रिवाइज कैश फ्लोज निकाले, तो वो मेरी नई फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। कैसे? क्योंकि जिस दिन मॉडिफिकेशन हो रहा है उसी दिन की रेट से अगर मैं रिवाइज कैश फ्लोज बनाऊंगा तो मेरी रिवाइज फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। एंड जो कैरिंग वैल्यू है उस पे जो रेट है वो 10% है। 10% रेट वाली कैरिंग वैल्यू से मैं 11% रेट का रिवाइज कैश फ्लो कंपेयर कर रहा हूं, जो कंपेरेबल ही नहीं है। इसका मतलब सुनना, जो रिवाइज्ड कैश फ्लोज में कैलकुलेट कर रहा हूं, इट हैज टू बी विद द ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। ये दिमाग में फिट कर लेना।
जो रिवाइज्ड कैश फ्लोज में कैलकुलेट कर रहा हूं, द रिवाइज्ड कैश फ्लोज आर सपोज टू बी कैलकुलेटेड विद द ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। तभी तो दो अमाउंट कंपेरेबल होगी, कौन सी, कैरिंग अमाउंट और रिवाइज कैश फ्लोज। तो यहां पे क्या लिखा है, इफ मॉडिफिकेशन इज सब्सटैंशियल, डीआरआर, डी रिकॉग्निशन री रिकॉग्निशन अकाउंटिंग अप्लाइज। सब्सटैंशियल कब बोलेंगे, जब कैरिंग अमाउंट जो मेरे अमोर्टाइजेशन टेबल से आ रही है माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज कैश फ्लोज आफ्टर ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिस्काउंटेड एट ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। इसको दिमाग में फिट कर लेना, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि क्यों ओरिजिनल डिस्काउंट रेट लेते हैं। इसका लॉजिक ये है, कंपेरेबल ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें 10% है, अगर इसमें 11% मैं कर दूंगा तो कंपेयर कैसे करेंगे। क्यों, मुझे कंपेयर करके ये पता करना है कि ये 10% से ज्यादा है या नहीं। अगर 10% से ज्यादा है तो सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है, और अगर सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है तो ही डी रिकॉग्निशन री रिकॉग्निशन अकाउंटिंग की मेहनत है। बाकी तो क्या है, ईआईआर को प्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट कर दो। बात समझ में आ रही है। तो इस क्वेश्चन में अब अगर सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन हो गया तो कैसे अकाउंटिंग होगी। अच्छा, ये जो है ना, ये जो चीज हम कर रहे हैं, ये जो कैलकुलेशन, ये सिर्फ एक चेक पॉइंट है, इसका अकाउंटिंग में कोई इंप्लीकेशन ही नहीं है, समझे आप। ये सिर्फ हम एक चेक पॉइंट कर रहे हैं कि अगर हमें सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन मिला तो अकाउंटिंग करेंगे। तो दिस इज अ चेक पॉइंट, ये चेक पॉइंट अगर पास हो गया तो अकाउंटिंग करेंगे, बाकी ईआईआर को प्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट करेंगे। अच्छा, अगर सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन हो गया तो क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज कैश फ्लोज एट रिवाइज्ड रेट, रेट एज ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में चली जाएगी वापस से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज कैश फ्लोज एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, जो रेट है उससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट चली जाएगी पीएनएल में। ये फंडा था किसका, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का, विथ लॉजिक फॉर रेट्स। अब आपको ये फंडा भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज ये बहुत सिंपल है। ये जो है ये तो मेरा सिर्फ चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट क्लियर हो गया तो ये अकाउंटिंग करनी है ना। तो हम चेक करते हैं कि सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है या नहीं। 10 लाख का मेरा ओपनिंग था, 10% से मैं इंटरेस्ट कॉस्ट बुक कर रहा था और 10% से ही मैं पे कर रहा था। तो ये मेरा अमोर्टाइजेशन टेबल है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। सर इसमें वो सब 10-10 ही दिख रहा है, क्यों, क्योंकि EIR इज इक्वल टू कूपन रेट, तो ये अमाउंट चेंज ही नहीं होगी। तो मेरा कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन क्या होगा, 10 लाख। लेकिन अब रिवाइज कैश फ्लोज कैलकुलेट करते हैं। 50,000 मैं पे करूंगा, कौन सी रेट से हमें चेक करना है, 10% से। क्यों, बिकॉज 50,000 से ये जो 10 लाख है, ये जो 10 लाख है इसमें 10% का रेट लगा हुआ है, ठीक है। तो 10% से चेक किया, और 15 लाख जो है उसको भी 10% से 7th ईयर के लिए, ये मेरा कूपन है और ये मेरा प्रिंसिपल है, प्लस मेरा कैश फ्लो भी तो लग रहा है ना 1 लाख का। 1 लाख का मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी तो इनकर कर रहा हूं। तो चलो लेट्स बिकम अ कैलकुलेटर वॉरियर। 1.0 1.1 1 2 3 4 5 6 7 GT इंटू 50,000 एम प्लस 1.1 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 15 लाख एम प्लस 1 लाख एम प्लस 1113158। ये मेरा वैल्यू आया जिससे मुझे 10 लाख को कंपेयर करना है। तो अब देखो कि ये जो मेरा रिवाइज कैश फ्लोज आया उसका इंपैक्ट 10 लाख पे 10% से ज्यादा है नहीं। तो 1113158 माइनस 10 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100। हाँ सर 10% से ज्यादा का इंपैक्ट है, कितना, 11.32% का। तो अब डी रिकॉग्निशन री रिकॉग्निशन अकाउंटिंग आएगी। क्यों, दिस इज अ सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन। अब ये चेक पॉइंट खत्म हो गया, अब इसको भूल जाओ। सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन हमने कंक्लूड कर दिया। अब हमें क्या करना है, नई फाइनेंशियल लायबिलिटी को बुक में क्रिएट करना है, ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज करना है और दोनों का डिफरेंस पीएनएल में डाल देना है। नई लायबिलिटी क्रिएट करनी है, पुरानी लायबिलिटी डी रिकॉग्नाइज करनी है और डिफरेंस को पीएनएल में। पुरानी लायबिलिटी कितनी है, 10 लाख, नई कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे, यहाँ आ जाओ, 50,000 अब 11% आएगा। क्यों, अब हम नई फाइनेंशियल, अब हम अकाउंटिंग में है, अब हम नई फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो अब वापस कैलकुलेटर वॉरियर 1.11 1 2 3 4 5 6 7 GT इंटू 50,000 एम प्लस 1.11 2 3 4 5 6 7 इंटू 15 लाख एम प्लस 958097। सर 1 लाख पीएनएल में चला गया, उसको भूल जाओ। एक जगह पे टर्म हम यूज कर रहे हैं कैश फ्लो और एक जगह के हम टर्म यूज कर रहे हैं लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी का अकाउंटिंग आपको पता हो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, तो पीएनएल में जाती है। 958097 ये हमारी रिवाइज्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी है। क्या है, रिवाइज्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो ये क्या होगी, ये क्रिएट होगी
10 लाख डी रिकग्नाइज होगा और कितना गेन आया 10 लाख माइनस 958097 41903 गेन आएगा। देखो गेन ऑन डी रिकग्निशन 41903। तो अपना अकाउंटिंग कैसे होगा, ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, न्यू क्रेडिट, दोनों का डिफरेंस पीएनएल में। अच्छा ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में जाएगी और हमने पे भी किए तो उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट टू बैंक का एंट्री किया। और सर नेट कितना गेन आया, तो नेट में लॉस आया है। क्यों, 1 लाख का ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर हुआ, इतना गेन आया 5907 का मेरे को लॉस आ गया। इंस्टीट्यूट का आंसर 5907 नेट, और उन लोगों ने सिर्फ लॉस लिखा है, लॉस ऑन डी रिकग्निशन नहीं लिखा है। तो मेरा नेट लॉस कितना आया 58097। ये क्वेश्चन था मॉडिफिकेशन पे। वापस से सार सुन लो, अगर सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है तो डी रिकग्निशन री रिकग्निशन अकाउंटिंग, अगर नहीं है तो EIR रीस्टेटमेंट। वो हमारी ज़िंदगी में आई और हमारा अटेम्प्ट लग गया, अब हमें वापस पढ़ना पड़ेगा। वो हमारी ज़िंदगी में आई लेकिन हमारा अटेम्प्ट नहीं लगा, लेकिन हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, तो EIR रीस्टेटमेंट, बाकी डी रिकग्निशन री रिकग्निशन अकाउंटिंग। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर आप क्लैरिटी से करो। और देखो कैलकुलेट करने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, कितना टाइम लगा हमें 10-15 मिनट में ये सम हो गया 8 मार्क के लिए। एंड इसी स्पीड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं व्हेन यू आर डूइंग योर FR का सेकंड और थर्ड रिवीजन, है ना। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। अच्छा इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें वी वर डूइंग फिनेंशियल लायबिलिटी के बदले फिनेंशियल लायबिलिटी। ये जो क्वेश्चन है उसमें हम फिनेंशियल लायबिलिटी के बदले इक्विटी दे के हमारी लायबिलिटी को एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी है एज सच, लेकिन इसके वेरिएंट्स अगर एग्जाम में आए तो दिक्कत हो सकती है। तो उसके वेरिएंट क्या हो सकते हैं वो एक आध मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी थ्रू इश्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। JK Limited has an outstanding unsecured loan of 90 crores to a bank. Effective EIR is 10%. Owing to financial difficulties, JK Limited is unable to service the debt and approaches the bank for a settlement. मतलब JK Limited के पास पैसे नहीं है और वो बैंक के पास गया सेटलमेंट करने के लिए। सेटलमेंट में क्या होगा, मॉडिफिकेशन ही होगा। The bank offers the following terms which are accepted by JK Limited. 2/3 of the debt मतलब 60 करोड़ is unsustainable and hence will be converted to 70% equity interest in JK Limited. Fair value of net assets is 80 crore, ठीक है। 1/3 मतलब 30 crore of the debt is sustainable and bank agrees to a certain moratorium period and decreases the interest rate in initial periods. The present value of cash flows as per these revised term using original EIR checkpoint, original EIR checkpoint 25 crores. फेयर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एज पर रिवाइज टर्म 28 करोड़। ये मेरी नई फाइनेंशियल लायबिलिटी। सी चेक पॉइंट और नई फाइनेंशियल लायबिलिटी आपको दोनों दे दिए। अब एग्जाम में क्या होगा पता है, ये 2 लाइन हटा के आपको पूरा टेबल या पूरी टर्म्स दे सकते हैं कि आप चेक पॉइंट भी कैलकुलेट करो और नई फाइनेंशियल लायबिलिटी भी कैलकुलेट करो। और ये सेम क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या दिया है और इंस्टीट्यूट इससे ज़्यादा एक लेवल क्या जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। सी 90 करोड़ का 2/3 मैंने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया और 90 करोड़ का 1/3 को मैंने मॉडिफाई करा लिया, ठीक है। कैरिंग अमाउंट कितना है 30 करोड़, 1/3। पीवी ऑफ रिवाइज टर्म एज पर ओरिजिनल EIR चेक पॉइंट 25 करोड़, 25 डिवाइड। और हम अब क्या करेंगे, इम्पैक्ट देखते हैं। 5 करोड़ का डिफरेंस है 30 करोड़ पे, 16.66% का इम्पैक्ट। 16.66% 10% से ज्यादा है तो सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन यानी डी रिकग्निशन री रिकग्निशन अकाउंटिंग, ऐसे सोचना है, ठीक है। तो 16.66% का इम्पैक्ट है विच इज ग्रेटर देन 10%, तो सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन। तो ध्यान से सुनो, 2/3 पार्ट पे तो इक्विटी दे दी और 1/3 पार्ट पे मैं करूंगा डी रिकग्निशन री रिकग्निशन अकाउंटिंग। कैसे आ जाओ, 2/3 पोर्शन को मैंने इक्विटी दे दिया, कितना 70%। अच्छा मेरी पूरी जो कंपनी है उसकी वैल्यू है 80 करोड़, उसका 70% मैं दे रहा हूं मतलब 56 करोड़। 56 करोड़ देख के 60 करोड़ की लायबिलिटी में एक्सटिंग्विश कर रहा हूं तो 4 करोड़ का BNL में गिन जाएगा। वापस से 60 करोड़ की लायबिलिटी मैं 56 करोड़ देके सेटल कर रहा हूं तो 4 करोड़ का गेन आएगा PNL में। और 1/3 पोर्शन है उसमें डी रिकग्निशन री रिकग्निशन कर रहा हूं। 30 करोड़ की लायबिलिटी है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू, जिसकी अब प्रेजेंट वैल्यू है 28 करोड़। 25 नहीं सर, 25 वाज अ चेक पॉइंट, ध्यान रखना। उसकी अब की वैल्यू है 28 करोड़। कहां से आया 28 करोड़, ये रहा देखो, फेयर वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लोज एज पर रिवाइज्ड टर्म्स 28 करोड़, तो PNL में 2 करोड़ का गेन आया।
एक दिमाग में बात सोचो कि सर मेरी कंडीशन ही फाइनेंशियल इतनी ख़राब है, फिर भी मैं 4+2 6 करोड़ का गेन बुक कर रहा हूँ। ध्यान से सोचो, आप जेके लिमिटेड के डायरेक्टर हो, बैंक से आप सेटलमेंट करके घर आके चाय पी रहे हो कि हा हा हा, मैंने क्या किया, 2/3 को मैंने इक्विटी दे दी, मतलब अब 2/3 को तो मुझे कुछ देना ही नहीं है, और 1/3 की लायबिलिटी भी, फाइनेंशियल लायबिलिटी भी मैं नहीं करवा के आया, कुछ देना ही नहीं है। तो कायदे से जो 6 करोड़ है वो आपका गेन पीएनएल में क्यों जा रहा है? बिकॉज आपने इतना अच्छा नेगोशिएट कर लिया है कि आपकी दोनों लायबिलिटी गई, ख़त्म हो गया, और उसके बदले में आपकी एक छोटी सी लायबिलिटी आई, बाकी आपने इक्विटी दे दी। तो 6 करोड़ का गेन कायदे से आपका पीएनएल में जा रहा है, एंड दीज आर डी रिकॉग्निशन गेन, और डी रिकॉग्निशन गेन हमेशा हमेशा पीएनएल में जाता है। तो ऐसा मत सोचना कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब थी फिर भी मैं गेन बुक कर रहा हूँ। अरे नेगोशिएट ही ऐसा किया है कि गेन आएगा ही, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन में मुझे डर है कि इंस्टीट्यूट ना ये 25 करोड़ 28 करोड़ के बदले आपको सारा टर्म्स दे देगा और बोलेगा करो कैलकुलेट। एंट्री सेम आएगी बट आपको 2 कैलकुलेशन एडिशनल आएंगे। वो 2 कैलकुलेशन कौन से? जो आपने ऊपर किए, कौन से? चेक पॉइंट और न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो ये 2 एग्जाम्पल्स थे जो अच्छे थे, मुझे आपको करवाने थे, तो मैंने आपको वो करवा दिए। अब हम चलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन पे। 6 है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हम डिस्कस करके क्लोज कर देते हैं। आइए चलिए आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशंस पे। उससे पहले एक चीज़ मुझे क्लैरिफाई करनी थी कि व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड व्हाट, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इट हैज़ टू बी टोटली फॉर अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। आप फाइनेंशियल असेट के कंटेक्स्ट में कभी भी कंपाउंड फाइनेंशियल वर्ड यूज़ नहीं करोगे। एग्जाम्पल सुनना, मॉड्यूल में एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत पहले, बहुत इजी क्वेश्चन है कि मैं एक कंपनी हूँ, मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है, एंड उस सिक्योरिटी डिपॉजिट पे डिपार्टमेंट मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता, लेकिन ऐसा बोला गया है कि अगर ऐसा ही इन्वेस्टमेंट मैं बैंक में करता हूँ तो मुझे 8 या 10% का इंटरेस्ट मिलता है। तो उसमें अकाउंटिंग कैसे होगी कि जो 10 लाख है उसको 8% से डिस्काउंट करके एक नंबर आएगा जिसको मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बोलूँगा, और बाकी का पोर्शन आएगा वो मेरा प्रीपेड रेंट आएगा। तो बात समझो कि जब मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ ऑफ मार्केट टर्म्स पे, कौन सी मार्केट टर्म्स में? ऑफ मार्केट टर्म्स में, तब फाइनेंशियल असेट के कंटेक्स्ट में उसका एक पोर्शन होता है फाइनेंशियल असेट, और एक पोर्शन होता है उसका रिस्पेक्टिव इंडेज से बुक होता है। जैसे मेरे एग्जांपल में प्रीपेड रेंट। एक और एग्जांपल है कि मैंने एम्प्लॉय को लोन दिया है, वो कोई इंटरेस्ट मुझे नहीं दे रहा है, तो उसको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट फॉर करेंगे। लेकिन जब मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ तब 1 पोर्शन हैज़ टू बी माई फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड 1 पोर्शन हैज़ टू बी माई इक्विटी पोर्शन, है ना। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी, एक स्टूडेंट को डाउट आया था तो मैंने ये क्लैरिफाई करवा दी। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन है, मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन नंबर 1, A Limited issued redeemable preference shares to a holding company Z Limited. The terms of instrument has been summarized below. Account for this in the books of Z Limited. मतलब इन्वेस्टर की बुक्स में अकाउंट फॉर करना है। नेचर क्या है? नॉन क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एंड में मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा, और होल्डिंग कंपनी को दिया है ये इंस्ट्रूमेंट, होल्डिंग कंपनी से ये ट्रांजैक्शन हुआ। ये भी बात ध्यान में रखना। टर्म्स पढ़ते हैं, डेट ऑफ अलॉटमेंट ठीक है, डेट ऑफ रीपेमेंट ठीक है, 5 साल का पीरियड दे दिया है, वैल्यू क्या है 10 करोड़, ठीक है। डिविडेंड रेट बहुत बहुत ज़्यादा है, 0.0001%। एक बार करना तो 10 करोड़ का 0.0001, 100 रुपया डिविडेंड देगी। मतलब सिंपल बात है कि डिविडेंड सिर्फ मजाक के लिए है। दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस ट्रांजैक्शन इज एट ऑफ मार्केट टर्म्स। तो सर मार्केट इंटरेस्ट रेट भी दिया होगा ना, दिया है, देखो 12%, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% का दिया है 0.56743। तो इसका अकाउंटिंग कैसे होगा? ध्यान से सुनना। एक पोर्शन को मैं स्प्लिट करके बोलूँगा दिस इज़ माय फाइनेंशियल असेट जिस पे मैं 12% से इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूँ, एंड दूसरा पोर्शन विल बी माय रिस्पेक्टिव इंडेज का अकाउंटिंग, और ये होल्डिंग सब्सिडियरी का अकाउंटिंग है। तो जो दूसरा पोर्शन है उसको मैं क्या गिनूंगा? इक्विटी पोर्शन। वापस से एक पोर्शन होगा मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्शन, क्योंकि लोन दिया है, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? फाइनेंशियल लायबिलिटी। और मैं किसी को फाइनेंशियल लायबिलिटी देता हूँ तो मेरे लिए वो फाइनेंशियल असेट होती है ना। हेलो, तो मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट क्या है? 12% से मैं उसको डिस्काउंट करके जो नंबर लाऊंगा उस पर 12% से मैं इंटरेस्ट कमाऊंगा, और जो बाकी का पोर्शन है उसको मैं बोल दूंगा
इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, एक मेरा फाइनेंशियल असेट कंपोनेंट होगा, एक मेरा इक्विटी कंपोनेंट होगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन माय सब्सिडियरी। तो अकाउंटिंग कैसे होगी लेंडर की बुक्स में? एक तो मेरा फाइनेंशियल असेट का पोर्शन होगा और एक मेरा इन्वेस्टमेंट का पोर्शन होगा। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, ये तो फाइनेंशियल असेट अमोर्टाइज हो के मुझे पे आउट हो जाएगी, और ये इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ये रहेगा उसकी बुक्स में। तो सर बोरोअर क्या अकाउंटिंग करेगा? एक फाइनेंशियल लायबिलिटी बुक करेगा, एक इक्विटी बुक करेगा। देखो इसको मैंने ऐसे कोरिलेट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, बोरोअर का पूछा नहीं है, फिर भी मैंने क्यों बताया? बिकॉज ये कंपैरेटिव आपको पता होना चाहिए कि बोरोअर क्या अकाउंटिंग करेगा, लेंडर क्या अकाउंटिंग करेगा। वापस से, लेंडर क्या अकाउंटिंग करेगा? एक फाइनेंशियल असेट दिखाएगा और एक इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी दिखाएगा। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी क्या है? एज पर रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड। और फाइनेंशियल एसेट क्या है? 12% से डिस्काउंट करके मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, विच वॉज माई ऑफ मार्केट इंस्ट्रूमेंट, उसका है। जो फाइनेंशियल एसेट कंपोनेंट होगा उसमें मुझे इंटरेस्ट इनकम होगा, और जो इक्विटी है उसमें मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, अब कुछ नहीं है। स्प्लिट अकाउंटिंग, FL नहीं है, ये FA है, माई मिस्टेक। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट मार्केट इंटरेस्ट रेट। देखो इंटरमीडिएट तो कोई कैश फ्लोज ही नहीं है, इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है, तो सीधा 10 लाख जो मुझे रिडम्पशन पे मिलेगा, सॉरी 10 लाख नहीं है, 10 करोड़ है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12%, क्यों? मार्केट इंटरेस्ट रेट से। 56743000 ये भी दिया हुआ है। और बाकी का क्या होगा मेरा? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी, ठीक है। तो बस इन्वेस्टमेंट इक्विटी पोर्शन ये वाला है। देखो इन लोगों ने खुद, ये गधेड़े हैं, इन लोगों ने खुद ये दिया है और फिर खुद पता नहीं कौन सा अलग नंबर लेके आए हैं, ठीक है। वी विल स्टिक टू व्हाट दे हैव गिवन फैक्टर, ठीक है। तो ये नंबर आ रहा है, दिस इज माई इन्वेस्टमेंट इक्विटी पोर्शन, दिस इज लोन रिसीवेबल, दिस इज माई फाइनेंशियल असेट यार, हाँ। और 10 करोड़। 56742686, मतलब ये जो नंबर है 56743000, इस पर 12%, 56743000, इस पर 12% से मुझे इतना इंटरेस्ट हर साल मिलेगा। इतना मैं हर साल इंटरेस्ट बुक करूंगा और लोन रिसीवेबल में उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा। क्यों? मुझे मिल तो नहीं रहा है, तो मैं लोन में ट्रांसफ़र कर दूंगा उसको। इसका अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा, कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, देखो लोन, ओके, इधर, हाँ। ये मेरा ओपनिंग है, इस पर 12% से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, और वही ऐड होगा, क्यों? रीपेमेंट तो कुछ है नहीं। फिर वापस वो ओपनिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ओपनिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा करके मेरा पूरा अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा, किसका? फाइनेंशियल एसेट का। और एंड में सेटलमेंट पे मुझे बैंक टू लोन रिसीवेबल हो जाएगा। समझ में आई बात? कैच क्या था इस क्वेश्चन का? इक्विटी पोर्शन। क्यों? सब्सिडियरी को मैंने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है विच वॉज एट ऑफ मार्केट टर्म्स, मैंने अपने बेटे को फेवर किया है, तो क्या है वो? मेरा इक्विटी कंपोनेंट है ना, वही बात है। आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। इलस्ट्रेशन 2 क्या बोलता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 6-8 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ए लिमिटेड इश्यूज 1 करोड़ कन्वर्टिबल bonds on 1st July 2001. The bonds have a life of 8 years and a face value of 10 each. And they offer interest payable at the end of each financial year at the rate of 6%. So 6% मेरा कूपन रेट है। Bonds are issued at face value and each bond can be converted into one ordinary share of A Limited at any time in next 8 years. Any time 8 years. Okay. Companies of similar risk profile have recently issued debt with similar terms without the option of conversion at 8%. ये पढ़ना बिल्कुल मत भूलना कभी भी। मैंने अपनी एग्जाम में ये गलती की थी, मैंने ये ओवरलुक कर दिया था, विदाउट द ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन। तो मैंने क्या मिस्टेक की थी मैं आपको बताता हूँ, मेरी मिस्टेक से आप सीखना। मैंने ऐसा सोचा कि कन्वर्टिबल बॉन्ड्स है तो बॉन्ड तो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मुझे प्रिंसिपल पोर्शन तो देना ही नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट स्ट्रिप देना है, जबकि मैं गलत था। विदाउट द ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन मतलब सिमिलर बॉन्ड्स का जो रेट दिया है वो विदाउट ऑप्शन कन्वर्जन है, मतलब 8% वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें प्रिंसिपल रीपेमेंट भी है। और दूसरी बात यह है कि एट एनी टाइम बॉन्ड होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो कन्वर्ट करवा सकता है। मतलब मेरी लायबिलिटी तो पूरी है, किसकी? इंटरेस्ट स्ट्रिप की भी है और प्रिंसिपल पोर्शन की भी है। ये मैंने एग्जाम में गलती की हुई, तो आपसे ये गलती ना हो इसलिए ये हाईलाइट कर रहा हूँ। प्रोवाइड एवरीथिंग, ठीक है, देख लेते हैं। ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसकी वो इंटरेस्ट स्ट्रिप है, प्लस मेरा क्या है? प्रिंसिपल, और जो इक्विटी है वो मेरा कन्वर्टिबल पोर्शन है। तो लायबिलिटी कंपोनेंट कैसा आएगा? 6% मेरा इंटरेस्ट स्ट्रिप है
उसको 8% से 8 साल के लिए, और 1 करोड़ मेरा रिडीमेबल पोर्शन है वो भी 8% 8 साल के लिए। चलो कीबोर्ड वॉरियर्स आ जाओ। 1.08 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 6 लाख एम प्लस 1.08 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 1 करोड़ एम प्लस 8850,672 राइट, वही आया है इसमें भी। ठीक है, मैं बना रही हूँ। और इक्विटी तो हमेशा बैलेंसिंग फिगर होता है, तो 1 करोड़ माइनस दिस वन अमाउंट वो मेरा बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है सर, बहुत इजी है। कैच ये था कि भाई प्रिंसिपल पोर्शन को भी फाइनेंशियल लायबिलिटी कंसिडर करना है। अब अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा। ठीक है, ओपनिंग क्या होगा मेरा 8850,960, इसको राउंड ऑफ किया इंस्टीट्यूट ने 8850,960। सर ऐसा राउंड ऑफ क्यों किया? अरे उन लोगों ने चार डेसिमल में लिए, मैंने पूरा लिया है तो इतना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, वो कोई छुट्टा माफ 200-300 रुपये। 8850,960 मेरा ओपनिंग होगा, उस पर मैं इंटरेस्ट एट द रेट 8% कमाऊँगा, रीपेमेंट 6 लाख करूँगा, और ये क्लोजिंग आएगा और ये चलता रहेगा। ये ओपनिंग, ये 8%, दिस विल बी माई पेमेंट और क्लोजिंग। 1 मिनट एंड ये वैसे अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा। सर आप ऐसा अमोर्टाइजेशन टेबल उड़ा क्यों रहे हो? अरे कैलसी पे आपको ही करना है, प्रैक्टिस आपकी होगी। आई एम गिविंग यू द वे आउट कि कैसे करना है। ठीक है, अगर मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वीडियो लंबी हो जाएगी, और वो आपके लिए वैल्यू एडिंग नहीं है। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें कुछ फायदा नहीं है आपका। आप एक बार सॉल्व करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। मैं सॉल्व करके क्या करूंगा? मैं पास हो गया हूँ यार। तो इनिशियल रिकॉग्निशन क्या होगा? बैंक डेबिट 1 करोड़, ये मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट, ये इक्विटी कंपोनेंट, ये इंटरेस्ट बुक होगा। कैसे? ये रहा नंबर आया 708077, ये बुक किया है। 6 लाख मैं पे करूंगा और 1,08,077 को मैं कहाँ डाल दूंगा सर? फाइनेंशियल लायबिलिटी में। तो ये 2 पोर्शन हो गए। क्या? इनिशियल रिकॉग्निशन की एंट्रीज और स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ये वही है स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये आंसर 2 है। ठीक है, अब लास्ट पोर्शन पे आ जाता है। कन्वर्जन ऑप्शन अगर एक्सरसाइज हो गया तो क्या होगा? 3rd ईयर के एंड में, सुनना ध्यान से, फाइनेंशियल लायबिलिटी 3rd ईयर के एंड में कितनी है सर? भाई 1 2 3, 3rd ईयर के एंड में 9201,821 है, तो इतनी डेबिट हो जाएगी। इक्विटी पोर्शन इतना आया था, इतना डेबिट हो जाएगा, और सब उठा के हम डाल देंगे कैपिटल में। लेकिन सर 1 करोड़ का हमने इंस्ट्रूमेंट इशू किया था, तो 1 करोड़ से ज्यादा की इक्विटी कैसे आ रही है? 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इशू किया, 1 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट इशू किया, तो 1 करोड़ से ज्यादा की इक्विटी कैसे आ रही है? वो सुनना ध्यान से, यहां पे देखना। 3 साल तक मैंने इतना इंटरेस्ट बुक किया, और 3 साल तक मैंने इतना इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, बुक ज़्यादा किया है, पे कम, इसी का डिफरेंस है 1 करोड़ से ज़्यादा जो भी आया है। 350,861 करना है कैलकुलेट। देखो 708,077 प्लस 716,723 प्लस 726,061 माइनस 666 18 लाख, 350,861, यही डिफरेंस है। क्योंकि मैंने जो जितना एक्सेस पोर्शन था पूरा उठा के डाल दिया किसमें? इक्विटी में पटक दिया। तो इक्विटी ऑफ कोर्स जो आएगी वो मेरी 1 करोड़ से ज़्यादा आएगी। ये भी डाउट आया था सर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, तो इक्विटी 1 करोड़ से ज़्यादा कैसे आई? ऐसे ही। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया। 3 पे आ जाते हैं। ये इसको A कैटेगरी क्यों दे रहा हूँ, देख के जाना। ये बहुत ईजी है, बट इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट आपका टेस्ट होगा डेरिवेटिव का, ध्यान से सुनना। On 1st January 2000 Sam Company Limited agreed to purchase $20,000 from JT Bank in future on 31st December 2001 at a rate equal to 68 per USD. Sam Company Limited did not pay any amount upon entering into the contract. Sam Company is a listed company and prepares financial statement on quarterly basis. Following the principles of recognition and measurement laid down in Ind AS 109, you are required to record entries for each quarter ended till the date of actual purchase of USD. For the purpose of accounting, please use the following information represented to mark fair value of forward contracts on each reporting date. ठीक है, spot rate of USD is 31st December, pay 66 per USD. ठीक है,
क्या ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है? तो डेरिवेटिव की 3 कंडीशंस याद करो। नंबर 1, द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस विद द चेंजेस इन अंडरलाइंग एसेट। हाँ जी, मेरा यूएसडी में फ्लक्चुएशन आएगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियली कुछ पे नहीं किया है। थर्ड, सेटलमेंट इन फ्यूचर, हाँ सेटलमेंट इन फ्यूचर है। तो एक मेरा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हमेशा मेरा कैसे अकाउंट फॉर होता है? FVTPL। बात समझ में आई? 31 मार्च 2001 को 25,000 का लॉस हो गया तो PNL में डाल दो, क्यों? FVTPL है। 30 जून 2000 को 15,000 का है, ये क्यूमुलेटिव है। मार्क टू मार्केट हमेशा क्यूमुलेटिव चलता है, ठीक है। तो 15,000 इज माई क्यूमुलेटिव लॉस। तो 25,000 का लॉस 15,000 का हो गया, तो इस क्वार्टर में कितना गेन हुआ? 10,000। तो PNL क्रेडिट करूंगा कितने से? 10,000 से। ऑन 30 सितंबर मेरा क्यूमुलेटिव लॉस में से गेन आ गया। 15,000 का लॉस था, वो 12,000 का गेन आ गया, तो इस क्वार्टर में कितना गेन हुआ? 27,000। तो 27,000 कहाँ जाएगा? PNL के क्रेडिट में। ये 3 एंट्रीज पास होगी एवरी क्वार्टर। लेकिन सेटलमेंट पे क्या होगा? ध्यान से सुनना। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कितने पे परचेज का किया था? 68 पे। अब मैं 20,000 इंटू 68, 13,60,000 रुपये लेके बैंक के पास जाऊंगा और बैंक से $20,000 लेके आऊँगा। तो मैं जब बैंक के पास जाऊंगा तो मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 13,60,000 से। 13,60,000 गए मेरी जेब से, 20,000 USD आए। 20,000 USD लेके मैं मार्केट में गया और उसको 66 पे बेचे वापस से। 20,000 इंटू 68 लेके मैं बैंक के पास गया कि मुझे $20,000 दो। वो $20,000 लेके मैं मार्केट पे गया, मेरे हाथ में आया 66। क्यों? स्पॉट पे 66 हो गया, तो 13,20। तो सर मेरा लॉस कितना हो गया? दिख कितना रहा है? 40,000 का लॉस। 40,000 का लॉस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करके बैठा हूँ पता है? 12,000 का डेरिवेटिव असेट लेके बुक करके बैठा हूँ। मैंने अर्लियर कोई असेट बुक कर रखा है जो मेरा आज लॉस हो रहा है। तो मेरा क्यूमुलेटिव लॉस कितना होगा पता है? 40,000 का तो आज स्पॉट पे ही लॉस हो गया, और 12,000 जो मैं असेट बुक करके बैठा हूँ उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो और लॉस कितना? 12,000 का, तो 52,000 का टोटल लॉस आएगा, और जो 12,000 का डेरिवेटिव असेट है वो क्रेडिट हो जाएगा। वापस से सुनना। 13,60,000 रुपये लेके मैं बैंक के पास गया और बोला मुझे $20,000 दो। वो $20,000 लेके मैं मार्केट में गया, मेरे हाथ में आए 13,20,000 रुपये। तो 40,000 का तो अपफ्रंट लॉस हो गया, प्लस मैं गधेड़ा 12,000 का असेट बुक करके बैठा हूँ, वो भी रिवर्स करना पड़ेगा। वो कहाँ जाएगा? PNL में जाएगा। तो टोटल लॉस कितना है? 52,000। PNL के क्रेडिट में, PNL के डेबिट में 52,000, और मुझे मेरा डेरिवेटिव असेट भी क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ये एंट्रीज होती है, डेरिवेटिव का सेटलमेंट होता है तब, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन समझने जैसा है। क्यों? अगर ये समझा नहीं है तो हो सकता है आप एग्जाम में गलती कर दो। इलस्ट्रेशन 4 एम्बेडेड डेरिवेटिव पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। एम्बेडेड डेरिवेटिव क्यों, कैसे अकाउंट फॉर होता है, समझते हैं। मेरा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो एक नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट है या फाइनेंशियल एसेट का कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें मैंने ज़बरदस्ती डेरिवेटिव एलिमेंट ऐड किया तो उसको एम्बेडेड डेरिवेटिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन ले लो। एंटिटी ए एंटर्स इनटू अ USD कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, जबकि दोनों एंटिटी की जो फंक्शनल करेंसी है वो INR है। तो दोनों एंटिटी का इंटेंशन ये है कि जो USD में फ्लक्चुएशन होगा ना उसमें हम खेल लेंगे, और बाकी का जो हमारा INR का कॉन्ट्रैक्ट है, जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एन एम्बेडेड डेरिवेटिव, जहां पे मैंने नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में डेरिवेटिव को जानबूझ के घुसेड़ा है जबकि ज़रूरत नहीं थी। तो क्या होता है एम्बेडेड डेरिवेटिव कि भाई मेरा जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो FVTPL से अकाउंट फॉर नहीं होता। अगर FVTPL से अकाउंट फॉर होता तो डेरिवेटिव भी FVTPL से अकाउंट फॉर होता है, और मेरा जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो भी FVTPL से कॉन्ट्रैक्ट होता है, अकाउंट फॉर होता है। तो दोनों को FVTPL से अकाउंट फॉर होता है, तो सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो डेरिवेटिव है वो मेरा जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके कैश फ्लोज को चेंज कर सकता है, ऑब्वियसली इसमें भी कर लेगा। जो डेरिवेटिव है और जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो नेचुरली एम्बेडेड नहीं है, आर्टिफिशियली एम्बेडेड है ना। और जो फेयर वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव पोर्शन है वो डिटरमाइनेबल है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो डेरिवेटिव एलिमेंट है उसको, ये जो मैंने ज़बरदस्ती ऐड किया था, उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। ये एम्बेडेड डेरिवेटिव का कंसेप्ट है।
क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एग्जाम में आएगा तो बहुत इजीली आप कर लोगे, लेकिन कंसेप्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। स्पॉट रेट ऑन 1 Jan 45, 31 मार्च की स्पॉट रेट 57, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट 45, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट 55, स्पॉट रेट ऑन 30 जून 60। एम्बेडेड डेरिवेटिव की अकाउंटिंग बतानी है। अब ध्यान से सुनना। आज मैंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी? जिस दिन उसका सेटलमेंट ड्यू है उस दिन का कोटेड फॉरवर्ड रेट। आज मैंने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी? जिस मंथ, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट ड्यू फॉर सेटलमेंट है उस दिन का कोटेड फॉरवर्ड रेट। 30 जून को मेरा कॉन्ट्रैक्ट सेटल होने वाला है तो उसकी फेयर वैल्यू उस डेरिवेटिव कंपोनेंट की क्या होगी? 55। ठीक है, तो जो मेरा सेल कॉन्ट्रैक्ट है वो तो 55 पे होगा, ये फ्रीज हो जाएगा। सेल कॉन्ट्रैक्ट 55 पे फ्रीज हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड माई होस्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है वो 55 पे फ्रीज हो जाएगा और इट इज कॉल्ड माई होस्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर। और जो डेरिवेटिव का गेन लॉस है, डेरिवेटिव पोर्शन का गेन लॉस है, उसको हम अलग से अकाउंट फॉर करेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा करना है। समझना ये है कि जो मेरा सेल होगा वो 55 पे आज ही फ्रीज हो गया है। ठीक है, और बाकी जो डेरिवेटिव पोर्शन में गेन लॉस आएगा उसको हम बुक करेंगे। कैसे करेंगे? स्प्लिट अकाउंटिंग। सेल कॉन्ट्रैक्ट 55 पे मैं फ्रीज कर दूंगा एंड मैंने इसमें कैपिटल में लिखा है 55 ओनली, लेकिन डेरिवेटिव में ध्यान से सुनना, डेरिवेटिव की फेयर वैल्यू इनिशियल क्या थी? 55, उसका पहले 45 हो गया फर्स्ट क्वार्टर में, तो क्या 10 लाख का लॉस आ गया। सी 10 का लॉस, और फिर सेटलमेंट पे 60 हो गया तो 15 का गेन। क्यों? क्यूमुलेटिव 15 का गेन आ गया। तो अकाउंटिंग कैसे होगा? 10 लाख नहीं है, सॉरी 1 करोड़ है। डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी में 10 का लॉस बुक करूंगा, फिर पूरा 15 रिवर्स करूंगा, जिसमें लॉस जो लायबिलिटी थी उसको मैं रिवर्स करूंगा, और 5 का असेट बुक करूंगा। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में मतलब रेवेन्यू मेरा 55 पे फ्रीज हो गया, रेवेन्यू 55 पे ही होगा। दिस इज माय होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसको मैं सेपरेट करके साइड में रख दिया। और जो ये डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट है उसको भी मैं ट्रेड रिसीवेबल में ट्रांसफर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे 60 के हिसाब से कंसिडरेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो सेल 55 पे ही बुक होता। अगर ये कंसेप्ट ना होता तो क्या होता पता है? सेल ना 60 पे बुक हो जाता, जो गलत होता, बिकॉज दिस इज माई एम्बेडेड डेरिवेटिव। सी अगर 60 पे सेल बुक हो जाता तो गलत हो जाता ना, बिकॉज सी जिस दिन पे मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूँ उस दिन पे फेयर वैल्यू कितना है? 55। ये तो जान के मैंने यूएसडी एलिमेंट घुसाया। अगर ये अकाउंटिंग ना होती तो सेल 60 पे बुक हो जाता, जो गलत होता। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल में मेरा रिसीवेबल 60 पूरा आएगा, लेकिन रेवेन्यू मेरा 55 पे ही बुक होगा। दिस इज सेपरेशन ऑफ होस्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम डेरिवेटिव पोर्शन। ठीक है सर, ओके। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन बहुत इजी था, बट एम्बेडेड डेरिवेटिव का कंसेप्ट थोड़ा सा पेचीदा है। अगर आप लोगों को चाहिए तो एम्बेडेड डेरिवेटिव पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। इफ़ यू गाइस सजेस्ट, मुझे टेलीग्राम पे या कमेंट्स में मैसेज कर देना, है ना। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है लेकिन भयंकर ईजी है। ठीक है, सिर्फ दिखने में बड़ा है, बाकी भयंकर ईजी है। ठीक है, देखते हैं। ABC कंपनी इश्यूड 10,000 कंपल्सरी क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपल्सरी क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल, कंपल्सरी कन्वर्टेबल मतलब ये इक्विटी पोर्शन है, और क्यूमुलेटिव मतलब इंटरेस्ट स्ट्रिप तो मैंडेटरी है। ठीक है, इतना इन्फ्रेंस आपको आ जाना चाहिए। ऑन 1 April 2000 X1 at 150 each, rate of dividend 10%, preference shares are convertible into 5,000 equity shares at the end of 5th year from its date of allotment. When the CCCPS are issued, prevailing market interest rate is 15%, transaction cost is 2% of the proceeds. तो टर्म्स दे दिए। ठीक है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 10,000, रेट इज 150, तो टोटल प्रोसीड्स आया 15 लाख, रेट ऑफ डिविडेंड 10%, मार्केट रेट सिमिलर इंस्ट्रूमेंट 15% है, 30,000 इज माई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी 10 रुपीज, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5,000, EIR 15.86%। अपना ये अकाउंटिंग करना है कौन सा? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। मैं भूल गया, वर्ड भूल गया यार। कंपाउंड फाइनेंशियल क्या करते हो, सब भूल जाते हो। ठीक है, जब भी हम लोग कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में स्प्लिट अकाउंटिंग करते हैं तब मेक श्योर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बीच में ना लाओ। क्यों सर? मैंने अभी ये सॉल्व करते हुए गलती की। मैंने क्या किया? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से लायबिलिटी कंपोनेंट को अकाउंट फॉर किया, फिर बत्ती हुई सर
जो मेरा स्प्लिट अकाउंटिंग होता है वो तो फेयर वैल्यू के बेसिस पे होता है, और फेयर वैल्यू क्या है 15% से आएगी वो, ना कि 15.86% से आएगी वो। तो जब भी मैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्प्लिट अकाउंटिंग कर रहा हूँ तब लायबिलिटी कंपोनेंट जो है उसको मैं फेयर वैल्यू पे लाऊंगा, कैसे 15% से डिस्काउंट करके, और बैलेंस को इक्विटी में डाल दूंगा। तो आ जाओ कैलकुलेटर वॉरियर्स। सिर्फ इसमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट है, प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि दिस इज कंपल्सरी कन्वर्टेबल, ठीक है। तो 1.15 1 2 3 4 5 GT इंटू 1,50,000 502,823, दिस इज माई लायबिलिटी कंपोनेंट, बाकी का इक्विटी कंपोनेंट, ठीक है। तो सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई नहीं, अब आएगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अकाउंटिंग भी सुन लो। ACM में EIR में एडजस्ट कर देते हैं, FVTPL में PNL में डाल देते हैं, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसको सीधा रिजर्व्स में डाल देते हैं वापस से। जो फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है ACM पे अकाउंट फॉर होती है उसको EIR में एडजस्ट कर देते हैं, FVTPL का FVTPL मतलब PNL में डाल देते हैं, और इक्विटी का रिजर्व्स में डाल देते हैं। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इन फेयर वैल्यूज़ के रेशियो में स्प्लिट करना है, किन इन फेयर वैल्यू के रेशियोज में स्प्लिट करना है। तो 30,000 को इस रेशियो में मैंने स्प्लिट कर दिया, तो आंसर आया 10056 और 19944। कैसे? 30,000 इंटू 502,823, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड बाई 15 लाख, 10056 और 19944। तो जो 10056 होगी वो मेरी अमोर्टाइज हो जाएगी किसके साथ? फाइनेंशियल लायबिलिटी के साथ, और ये मेरा इक्विटी पोर्शन मतलब सीधा रिजर्व्स में चला जाएगा। अब अकाउंटिंग आई। सी यहाँ तक तो हम ये चेक कर रहे थे कि अकाउंटिंग करेंगे कैसे, ठीक है। CFI को हमने स्प्लिट किया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अलोकेट किया, अब अकाउंटिंग करेंगे। अब ये जो 10056 होगी ना वो इससे लेस होगी, क्यों? EIR में मुझे एडजस्ट करना है क्या? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो 502,823 मेरा क्या आया? लायबिलिटी कंपोनेंट, उसमें से मैंने 10056 का ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस कर दिया, तो मेरा नेट प्रोसीड्स आया क्या? 492,767। अच्छा, ये EIR भी रखा है ना, ये सही है। मैं ये चेक कर रहा था कि ये EIR 15.86 ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसिडर करने के बाद आई है, तो आई है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। EIR 15.86 आई। तो ये मेरी जो लायबिलिटी है इसका एक अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा 492,767। इस पर मैं इंटरेस्ट लोड करूँगा 15.86% से, 1.5 लाख का रीपेमेंट करूँगा, तो मेरी क्लोजिंग लायबिलिटी ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। ये अमोर्टाइजेशन टेबल है, बच्चे को आता है, आप करते ही हो, ठीक है। आप करोगे तो आपका हाथ बैठेगा। सी आई एम हियर टू गाइड कि आपको कैसे करना है, और जो क्वेश्चन में जो ट्रिकी पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, जो ना आपके लिए वैल्यू एडिंग होगी ना मेरे लिए। मैं अगेन ये बात बता रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि यार मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूँ, तो आपको भी स्पीड में ही जाना है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, ठीक है। अब एंट्रीज पास करेंगे कैसे? बैंक डेबिट 1470, कैसे? 15 लाख माइनस 30,000 का मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग गया। 492,767 मेरा लायबिलिटी अपना, हाँ, लायबिलिटी कंपोनेंट, और ये मेरा इक्विटी कंपोनेंट। फिर ये दुनिया जहान की सारी फाइनेंस कॉस्ट की एंट्रीज दी गई है जो मेरे अमोर्टाइजेशन टेबल से आएगी। 78153 78153 5 साल तक मैं एंट्रीज करूँगा। सेटलमेंट पे क्या अमाउंट आएगा देखो। इक्विटी कंपोनेंट 92273, ये मैं डेबिट करूँगा। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। सी इक्विटी कंपोनेंट यहाँ से आया, ये मैंने स्प्लिट किया था, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये पूरा इक्विटी में जाएगा, तो मैंने पूरा इक्विटी में डेबिट कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, और बाकी का सिक्योरिटीज भी। ये मेरा सेटलमेंट पे एंट्री होगा। एंट्रीज आपको खुद पास करनी है, अमोर्टाइजेशन टेबल आपको खुद बनाना है, प्रेजेंट वैल्यूज़ आपको खुद निकालनी है। मैं यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि कैसे करना है, और वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में, ताकि आप ये दिमाग में फिट हो जाए और फिर आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। सॉरी, रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। हाँ, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की मेहनत करनी पड़ेगी। इफ़ आई डू अगेन, आई एम सेइंग कि वो आपका और मेरा दोनों का वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। तो एम्बेडेड डेरिवेटिव के लिए आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे या इससे कमेंट में मैसेज कर देना। तब तक के लिए पढ़ते रहो। जो TY के क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। टेक केयर, बाय बाय।